हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का पीएन संधि डायोड। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, आज दोनों टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। 5 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। तो 5 नंबर का अगर आपसे ऐसे में पूछा जा सकता है कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में बताइए या फिर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग बताइए। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं या फिर कंबाइंड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर का मैक्सिमम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई ये क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स का। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आपके पेपर में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है? अभी दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो अर्ध तरंग को हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है? दृष्टिकारी का परिपथ भी आपको खींचना है और उसकी आपको कार्यविधि भी समझानी है। तो पहले हम लोग इसके परिपथ की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी बनावट और कार्यविधि को भी समझेंगे। तो पहले अगर हम लोग इसकी परिपथ की बनावट देखते हैं तो परिपथ की बनावट आपके सामने देखिए, ये इस तरह से है। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर रहता है ये, और साथ में हमारे पास प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली रहती है, यानी प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली रहती है। अब इस अगर परिपथ को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है, यानी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा हुआ है प्राइमरी कॉइल पे हमारे, ठीक है? इधर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल रहती है, बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है? तो ए और बी कॉइल के सिरे हैं दो, और यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर क्या लगा है? संधि डायोड लगा। कौन सा संधि डायोड लगा है? पीएन संधि डायोड लगा भाई। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके बना रहे हैं ना हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी, तो इसीलिए हमने पीएन संधि डायोड यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए निर्गत वोल्टेज, भाई हमें इनपुट यहाँ से दे रहे हैं तो भाई हमको कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिलेगा। तो आउटपुट भाई हम जानते हैं निर्गत वोल्टेज के रूप में, तो हमको जो भी आउटपुट मिलेगा वो RL यानी लोड प्रतिरोध के रूप में मिलेगा, निर्गत वोल्टेज, ठीक है? तो RL है, C और D यहाँ पर लगा है, जो प्रतिरोध लगा है उसको हम लोग लोड प्रतिरोध कहते हैं, RL के रूप में इसको इंडिकेट किया जा रहा है। इस प्रकार से पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी का ये आपका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम भी इसको कहा जाता है। इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे कहीं बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में इसको बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ भी जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है, ठीक है? बात कर लें तो सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बनावट के बारे में। भाई इसकी बनावट क्या है, ठीक है? तो इसके बारे में अगर आपको बता दें तो यहाँ पर लिखा है, देखिए इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P, ये जो प्राइमरी कुंडली है यानी प्राइमरी कॉइल है P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हमारा AC सोर्स, उससे हमने जोड़ा है। आपको बनावट में कुछ लिखना नहीं रहता है, बस आपको एक डायग्राम याद रहेगा। आप इसी डायग्राम को बना करके इसी हिसाब से अपनी बनावट आप लिख सकते हैं, ठीक है? भाई आपने क्या क्या किया वही आपको बताना है, ठीक है? फिर आगे लिखा है तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। भाई क्या बता रहे हैं, जो हमारी द्वितीय कुंडली है यानी S है, तो उसमें हमें पीएन संधि डायोड को और RL को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पीएन संधि डायोड और RL को दोनों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, यानी सीरीज में हमने ऐड कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया है। आगे बताया जा रहा है आपको कि निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। जो हमारा निर्गत वोल्टता, जो भी हमारा निर्गत वोल्टेज निकलेगा उसको लोड प्रतिरोध के सिरों से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है? इन दोनों सिरों के बीच में यानी C और D के बीच में हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, निर्गत वोल्टेज, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है? ये तो भाई होगी बनावट की बात। अब जो सबसे बड़ी जो इन्होंने पूछी थी क्वेश्चन में, जैसे कि आपसे पूछा गया था कि भाई बनावट यानी कि परिपथ खींचिए और उसकी कार्यविधि समझाइए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी कार्यविधि के बारे में, ठीक है? कार्यविधि में दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि लिखा है कार्यविधि, देखिए आप इस तरह से हेडिंग ले लेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ सेम टू सेम एज इट इज आपको उसी तरह से उतारना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बनावट लिखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे इस तरह का, ठीक है? इस तरह का आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर आप बनावट लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे कार्यविधि। कार्यविधि में आपको यानी इसकी वर्किंग बतानी, कैसे इसकी वर्किंग है। तो आप बताएंगे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है, यानी जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका धनात्मक अर्धचक्र, यानी कि जब पॉजिटिव साइकिल चलेगी तो जो A है वो B के सापेक्ष धनात्मक होगा। ये जो A है हमारा A, ये B के सापेक्ष पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा, ठीक है? तो संधि डायोड जो है वो अग्रदिशिक स्थिति में होता है। अग्रदिशिक का मतलब बोले तो फॉरवर्ड वाइज, जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी अग्रदिशी यानी फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होगा जब हमारा A जो है वो B के सापेक्ष धनात्मक होगा, ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं आगे। अब यहाँ तो पता था कि स्थिति में होता है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की
यानी फॉरवर्ड बायस की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। तो इस प्रतिरोध में क्या होता है, ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो धारा है हमारी वो लोड प्रतिरोध में धारा जो है वो सी से डी की ओर बहने लगती है। यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में जब हमारा ए जो है वो बी के सापेक्ष पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा, तो जो हमारी धारा है वो सी से डी की ओर बह रही है। देखिए एरो आप देख रहे होंगे सी से डी की ओर बह रही है। लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो सी और डी है उसके बीच में धारा इस प्रकार से बहती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ तो इस प्रकार से बहने लगती है। फिर आगे लिखा है कि इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए जो है वो बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। बात हो गई थी पॉजिटिव यानी धनात्मक की। अब हम लोग बता दें आपको कि ए जो है वो बी के सापेक्ष जब निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। अभी तक हमने बताया आपको धनात्मक होता है तो सी से डी की ओर धारा बहने लगती है। अब अगर जब ए है वो बी के सापेक्ष ऋणात्मक होगा यानी माइनस होगा, निगेटिव होगा, तब क्या होगा, तो आपको बता दें कि सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च दिशिक में होता है यानी कि रिवर्स बायस में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, रिवर्स बायस की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपने सर्किट डायग्राम देखा है तो जब वो रिवर्स बायस में होता है यानी ए जो है वो बी के सापेक्ष निगेटिव होता है तो हमारा आर एल यानी लोड प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध आरएल में धारा का प्रवाह होता है। ठीक, यहाँ पर एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, जब हमारा ए जो हो बी के सापेक्ष पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा तब इसमें जो धारा है वो सी से डी की ओर प्रवाहित होगी लोड प्रतिरोध में। लेकिन जब हमारा ए जो है वो बी के सापेक्ष निगेटिव होगा तब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, कोई भी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी लोड प्रतिरोध में। तो कहने का मतलब क्या है कि पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल धनात्मक अर्धचक्र में जब पॉजिटिव हमारी साइकिल चलती है तभी केवल हमारे लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर यानी आधा चक्र में, यानी जब पॉजिटिव होता है तभी इसमें धारा प्रवाह होता है और ऋणात्मक में कोई भी धारा प्रवाह नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, यानी कि जिसमें दोनों कंडीशन में हमारी धारा प्रवाह होता है। किस प्रकार से होता है उसका सर्किट डायग्राम क्या है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से डायग्राम में थोड़ा सा बस अलग है। यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज आप लगाएंगे, प्राइमरी कॉयल भी है, बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए ए बी हमारे पास कॉयल है, यहाँ पर सेकेंडरी है कॉयल। लेकिन यहाँ पर कॉयल जो है वो 2 पार्ट में है, यहाँ S1 और ये S2 यानी सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली जो है वो 2 भागों में बटी। S1 और S2 2 सिरे इसके दे दिए गए हैं। कॉयल 1 है लेकिन सिरे यहाँ पर 2 हैं। सिरे 2 क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि पीएन संधि डायोड भी हमने भाई कितने लगाए हैं, 2 पीएन संधि डायोड लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए D1 इसको नाम दे दिया यानी पीएन संधि डायोड जो है वो D1 है और ये पीएन संधि डायोड D2 है। तो D1 D2 2 डायोड हो गए हमारे। और बीच में आप देख रहे हैं जो C और D ये लोड प्रतिरोध आउटपुट यहाँ से ना लेकर के हम लोग इसी प्रकार में सीरीज में ले रहे हैं। लोड प्रतिरोध यानी कि निर्गत वोल्टता हमको इसी से मिलने वाली है। C और D के बीच में जो सिरे हैं इसी से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और कहीं ना कहीं पर इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब हम लोग इसकी बात कर लें बनावट की। ठीक है, तो बनावट में आप देख रहे हैं जैसा जैसा डायग्राम में बना वही हमको इसमें नोट कर देना है। जैसा कि बनावट में आप बताएंगे, इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली से 2 संधि डायोड D1 व D2 जोड़ दिए जाते हैं। जो प्राथमिक कुंडली है इसमें हमको इसमें हमको AC सोर्स से जोड़ देना है हमको, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें हमको 2 डायोड जोड़ देने हैं D1 और D2। जब 2 डायोड जोड़ देंगे तो इसमें P क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो डायोड में जो P क्षेत्र होता है जानते हैं ना, ये P क्षेत्र होता है, ये N क्षेत्र होता है। डंडा है ये N है और ये जो ये देख रहे हैं ट्रायंगल टाइप का ये है P क्षेत्र, इसीलिए इसको कहते हैं पीएन संधि डायोड। तो जो P क्षेत्र है उसमें सेकेंडरी कॉइल के दोनों सिरों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें P क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तथा N क्षेत्र को भी आपस में जोड़ देते हैं और N क्षेत्र को भी आपस में जोड़ दिया है। जो N क्षेत्र है यहाँ का, इन दोनों को भी आपस में जोड़ दिया है, P क्षेत्र को भी आपस में जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, यानी श्रेणी में ये जुड़ गए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों लिखा है एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा N क्षेत्र के बीच जोड़ दिया जाता है। लोड प्रतिरोध जो RL है उसको द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा N क्षेत्र के बीच में, जहाँ पर देख लीजिए आप ये जो लोड प्रतिरोध RL है इसको जो है द्वितीय कुंडली के M और D के निष्कास क्षेत्र में जोड़ देते हैं। यहीं से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। ये तो भाई हो गई इसकी बनावट की बात। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्य विधि के बारे में। लेकिन कार्य विधि समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है।
यानी कि पूर्ण तरंग जो दृष्टिकारी होता है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो ऐसा उपकरण है, ऐसी डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। पूर्ण भाग का मतलब दोनों भागों में दृष्टिकरण करता है, यानी पॉजिटिव साइकिल में भी और निगेटिव साइकिल में भी दृष्टिकरण करता है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कार्य विधि के बारे में। विधि में आपको बताते चलें, जैसा कि लिखा हुआ है इसी तरह से आपको एज इट इज़ उतार के आना है। आपका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप इसी तरह से उतार के आइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से जब आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर को आपकी पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। आप इसको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए जो है वो बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, यानी हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर में जो सिरा ए है वो बी के सापेक्ष जब धनात्मक होगा तो संधि डायोड D1 अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। तो जो D1 है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। अब यहाँ हम आपको बता दें, जब ए जो है वो बी के सापेक्ष यानी पॉजिटिव होगा तो हमारा जो D1 है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड वाइज में होगा जब हमारा ए जो है वो बी के सापेक्ष पॉजिटिव होगा तब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी से डी की ओर धारा बहने लगेगी डायोड में, डायोड D1 में सी से डी की ओर धारा बहेगी। देखिए एरो जैसा कि आप देख रहे हैं, सी से डी की ओर धारा बहने लगेगी, ठीक है। इस अवस्था में D1 से धारा सी से डी की ओर बहने लगती, जो डायोड है हमारा D1 उसमें से धारा सी से डी की ओर बहने लगती है, जबकि D2 में कोई भी धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी कि D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है। ये कब आपसे कहा जा रहा है, जब हमारा पॉजिटिव साइकिल चलती है, यानी ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक होता है तो D2 में कोई भी धारा प्रवाह नहीं होता, यानी एक्स कोई भी धारा इसमें प्रवाह नहीं होता। कट्टा मैंने आपको बना दिया समझाने के लिए। और यहाँ पर देखिए D1 में धारा सी से डी की ओर बह रही है, सी से डी की ओर इस प्रकार से धारा बह रही है, और D2 में कोई भी धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया धनात्मक अर्धचक्र। अब हम लोग बात कर लें ऋणात्मक अर्धचक्र के बारे में। आगे लिखा है, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, अभी तक भाई पॉजिटिव था, जो हमारा सिरा है ए वो बी के सापेक्ष अगर ऋणात्मक होता है तो D2 अग्रदिशिक में होता है, ठीक है। तब क्या होता है भाई, जो D2 होता है हमारा वो हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और D1 जो हो जाता है वो पश्चिम दिशिक में होता है। यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, D2 अग्रदिशिक में होता है तथा D1 पश्चिम दिशिक में होता है। फिर से एक बार हम सर्किट डायग्राम की तरफ आए आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि ए जो है वो हमारा अगर बी के सापेक्ष जब निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव नहीं है, अब केवल माइनस में है, तो ए जो है वो बी के सापेक्ष जब ऋणात्मक होगा तब D1 में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, तब हमारे D2 में धारा प्रवाह होगा, D2 में धारा प्रवाह होगा, D1 में कोई भी धारा नहीं जाएगी। तब हमारा जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड यानी अग्रदिशिक में हो जाएगा, और D1 जो है वो हमारा पश्चिम दिशिक में हो जाएगा, यानी रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। D1 जो है वो पश्चिम दिशिक हो जाएगा, यानी रिवर्स वाइस में हो जाएगा, और D2 है जो हमारा फॉरवर्ड वाइस में यानी अग्र दिशिक में हो जाएगा। और धारा किस में बहेगी, धारा जो है सी से डी की ओर बहने लगेगी, ठीक है। धारा क्या है भाई, धारा जो है वो सी से डी की ओर बहने लगेगी D2 में, D1 में नहीं बहेगी, D2 में धारा बहने लगेगी जब ए जो है वो बी के सापेक्ष ऋणात्मक होगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप समझिएगा, और इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इस अवस्था में धारा D2 में सी से डी की ओर बहने लगती है, जबकि D1 में धारा प्रवाह शून्य होता है। D1 में कोई भी हमारी धारा नहीं बहती है, D1 में धारा प्रवाह शून्य होता है। तो इस प्रकार दोनों डायोड यानी दोनों जो हमने दो डायोड लगाए थे D1 एंड D2 चालन स्थिति में हो जाते हैं, चालन स्थिति में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तब हमारा D1 काम करेगा, और जब हमारा ऋणात्मक चक्र होगा यानी कि माइनस में जब चलेगा, अर्ध चक्र माइनस का चलेगा, ऋणात्मक अर्ध चक्र चलेगा, तब हमारा D2 काम करेगा। यानी D1 और D2 दोनों ही डायोड हमारे चालन स्थिति में रहते हैं, कोई भी डायोड जो है रुका हुआ नहीं रहता है, ठीक है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जब ए जो है वो बी के सापेक्ष पॉजिटिव होता है तभी हमारे उसमें जो पूरा सर्किट है उसमें धारा प्रवाह होती है, और अगर ए जो है वो बी के सापेक्ष निगेटिव होता है तब उसमें कोई भी धारा प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से था ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।